Good morning. आ गया. Good morning everyone. Welcome everyone to our new session on YouTube Live. Good morning. Am I audible? Please let me know. मेरी वॉइस क्लियर है? वॉइस अच्छे से आ रही है, ये देख के मुझे बताएंगे आप लोग. एवरीवन. Yes. ठीक. सो आप लोग जो भी कमेंट्स करेंगे वो मैं पढ़ता जाऊंगा. तो किसी को मुझसे कुछ भी कांटेक्ट करना हो तो वाया कमेंट मुझको लिख के दे देंगे वो. चलिए लेट अस स्टार्ट. तो मैंने आपको जो लास्ट टर्न पे बताया था और जो लेक्चर्स अपलोड करे हैं वो आप सबके पास हैं. हमने लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम क्या होते हैं, किस प्रकार होते हैं, उसको देखने की कोशिश की. उसके बाद कॉज़ैलिटी को समझा, स्टेबिलिटी को एनालाइज किया. हमने ये भी देखा कि अगर हम लीनियरिटी और टाइम इनवेरिएंस को माध्यम बनाएं, यानी लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को कंसीडर करें, तो स्टेबिलिटी के लिए एक कंडीशन हम डिराइव कर सकते हैं. कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी जो हमने डिराइव की थी वो थी सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एब्सोल्यूट समेशन ऑफ h ऑफ k, we call it s, it should be less than infinity. This is called condition for stability or absolute summability of any discrete time system. कोई भी discrete time system यदि absolutely summable है, अर्थात यानी उसके हर एक सैंपल को एब्सोल्यूटली ऐड किया जाए, यानी उसका मैग्नीट्यूड या माइनस साइन को अवॉइड करके प्लस के साथ ऐड किया जाए, तो सारे सैंपल्स ऐड करने पर ये जो वैल्यू आएगी इट शुड नॉट गो टू इन्फिनिटी, देन सच ए सिस्टम इज़ नेसेसरीली स्टेबल. तो LTIV सिस्टम को स्टेबल प्रूव करने के लिए इस कंडीशन को प्रूव कर देना मात्र सफिशेंट है. अगर आप इस कंडीशन को प्रूव कर देंगे तो आपसे और कोई सा प्रूफ नहीं मांगा जाएगा. इस कंडीशन को प्रूव करने का फ़ायदा ये है कि आपको अलग अलग इनपुट्स लगाकर स्टेबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं रह जाती. सेकेंडली, LTIV सिस्टम की एक विशेषता और है. लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम डिफ़ाइन किए जा सकते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं, या उनको कन्वॉल्यूशन के फॉर्मूले के ज़रिए रिप्रेजेंट कराया जा सकता है. दैट इज़ h ऑफ n यदि इम्पल्स रिस्पॉन्स है किसी LTIV डिस्क्रीट टाइम सिस्टम का और x ऑफ n उसको इनपुट दिया जाता है, तो आउटपुट y ऑफ n कैन बी कॉम्प्यूटेड
उसका कंप्यूटेशन कर सकते हैं, संगणन कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ n minus k. And likewise, this formula can be alternatively written as, without any error, k equal to minus infinity to infinity h of k x of n minus k. इसका प्रूफ मेरे अपलोडेड लेक्चर में आप देख सकते हैं, जो मैंने लेक्चर 5 दिया है उसमें आप देख सकते हैं। इसका प्रूफ मैंने दिया है कि x और h का रोल इंटरचेंज कर दें तो आउटपुट की वैल्यू नहीं बदलती। दैट इज x ऑफ n कन्वॉल्विंग विथ h ऑफ n इज एज गुड एज h ऑफ n कन्वॉल्विंग विथ x ऑफ n। तो कॉम्यूटेटिविटी का रूल ये फॉलो करता है, कॉम्यूटेशन के रूल को ये फॉलो करता है। अब कन्वॉल्यूशन कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। कन्वॉल्यूशन कैसे किया जाता है। सब लोग अपने कॉपी पेन रेडी रखेंगे। अगर आप गौर से देखेंगे तो कन्वॉल्यूशन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत सारा ड्रामा है, यानी एक सीक्वेंस दूसरे सीक्वेंस से जब कन्वॉल्यूशन करता है तो पहला ऑपरेशन ये होता है कि टाइम रिवर्सल करना पड़ता है। टाइम रिवर्सल करने के बाद ओवरलैपिंग करते हैं। ओवरलैपिंग के बाद सैंपल बाय सैंपल मल्टीप्लिकेशन कराते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन के बाद वैल्यूज़ मिलती है उनको एडअप कराते हैं। एडअप करके जो वैल्यू आती है उससे आउटपुट का मात्र एक सैंपल तैयार होता है। इसी प्रकार अलग अलग सैंपल हासिल करने के लिए जो टाइम रिवर्स्ड सीक्वेंस है उसको शिफ्ट कराते जाते हैं और फिर से ये प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। आप चाहें तो इसके लिए आपकी जो हाई लेवल लैंग्वेज है C++ या जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं या असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग अगर आप करते हैं तो इसके लिए आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं। और जो मैटलैब है, मैटलैब में तो इसका बना बनाया प्रोग्राम होता है। एनीवे, मैं क्या कुछ कह रहा हूँ, मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ उसको आप देखिए। चलिए, मैंने आपके सामने दो सीक्वेंसेस दर्शाए हैं। ऊपर वाला x ऑफ n है। x ऑफ n को मैंने अभी समझाने के लिए सिर्फ 3 सैंपल्स लिए हैं, 3, 2, 1, ऑकरिंग एट 0, ऑकरिंग एट 1 and 2, और h ऑफ n को सिंपली लिया है 1, 1, 1, 1, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, आपको सिखाने के लिए। हम चाहते क्या हैं? हम चाहते ये हैं दैट दिस सीक्वेंस बी कन्वॉल्व्ड विथ दिस सीक्वेंस। हम चाह रहे हैं कि ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से कन्वॉल्यूशन करके हमें आउटपुट का निर्धारण करके दें। तो दोस्तों, उपरोक्त समीकरण में, यानी इस वाली इक्वेशन में, अगर मैं n के स्थान पर 0 रख दूं, जैसे मैं n के स्थान पर 0 रखूंगा तो मुझे y 0 की तरफ जाना होगा।
y0 की तरफ, ये वाला। तो y0 के लिए सिग्मा k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x of k is the local counter, local variable, n has been the global variable and it has been set to 0, क्योंकि मैं y0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, यानी आउटपुट की वैल्यू निकाल रहा हूँ एट इंस्टेंट n इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला बना k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ माइनस k। अब आपको समझने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होना चाहिए कि अगर मैं x ऑफ n को x ऑफ k लिखूं तो सीक्वेंस नहीं बदलेगा, बस मैंने इंडेक्स का नामकरण बदल दिया है। जो n पे आधारित था अब k पे आधारित हो गया। और जब मैंने h ऑफ माइनस k करा तो इनफैक्ट मैंने h ऑफ n को या h ऑफ k को टाइम रिवर्स्ड कर दिया, यानी समय में रोटेट कर दिया अराउंड ओरिजिन। तो मुझे जो प्राप्ति होगी वो ये होगी, आई विल गेट दिस वन। देख सकते हैं h ऑफ माइनस k और h ऑफ k में क्या सिमिलैरिटी और क्या डिसिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ज़ीरो पे शुरू हो रहे हैं। h ऑफ माइनस k निगेटिव साइड पर जा रहा है, -1 -2 -3 पे, और h ऑफ n या h ऑफ k 0 1 2 3 पे जा रहा है। तो इट्स ए मिरर इमेज, ये एक मिरर इमेज बन गई। करना क्या है, इन दोनों सीक्वेंसेस को एक दूसरे से ओवरलैप कराना है। अगर आप ओवरलैप कराएंगे तो स्पष्ट है, साफ दिख रहा है, ज़ीरो वाला ज़ीरो से ओवरलैप हो रहा है और बाकी जहाँ पर x ऑफ k प्रेजेंट है वहाँ पर h ऑफ माइनस k एब्सेंट है, और जहाँ पर h ऑफ माइनस k प्रेजेंट है वहाँ पर x ऑफ k एब्सेंट है। यानी दो में से एक की वैल्यू ज़ीरो है, और हम सभी जानते हैं अगर दो में से एक की वैल्यू ज़ीरो होगी तो प्रोडक्ट ज़ीरो आएगा। यानी सिर्फ एक और सिर्फ एक बार इनका एक दूसरे से मुलाकात होगी, संगम होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो y0 की वैल्यू मात्र मुझे प्राप्त होगी 3, यानी आउटपुट की वैल्यू n इक्वल टू 0 पर कितनी होगी, 3 होगी। ये पता चल गया। अब आप समझ गए होंगे कि अगर मैं आउटपुट का एक सैंपल ऐसे निकाल सकता हूँ तो आउटपुट के बाकी सैंपल्स कैसे निकलेंगे। अब निकालते हैं y1 निकालते हैं, y1 निकालते हैं। तो n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फॉर्मूला क्या बनेगा, k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ k h ऑफ 1 माइनस k, h ऑफ 1 माइनस k। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, h ऑफ माइनस k के बाद h ऑफ 1 माइनस k प्लॉट करना है तो क्या करना पड़ेगा। ऑब्वियसली पूरा का पूरा जो सीक्वेंस है, जो ट्रेन है, उसको एक स्टेशन आगे बढ़ाएंगे, एक पोल से आगे बढ़ाएंगे, यानी 1 पे शिफ्ट कर देंगे। तो मैंने आप लोगों के लिए उसको ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पर देख लिए। अब 1 से शुरुआत हो रही है, फिर पीछे जा रहे हैं 0 पे, फिर -1 पे, फिर -2 पर। ये मैंने h ऑफ 1 माइनस k की प्लॉटिंग करी है। x ऑफ k अनअफेक्टेड है, x ऑफ k अनअफेक्टेड है, यू कैन सी दैट। अब इन दोनों को ओवरलैप करा लीजिए। 0th सैंपल का 0th से मल्टीप्लिकेशन होगा, 1th का 1th का 2th के 2th के साथ, -1 वाले का -1 वाले के साथ। दोनों को कंपेयर कीजिए साइड बाय साइड। 3 का प्रोडक्ट 1 के साथ, 2 का प्रोडक्ट 1 के साथ, बीच में उनके प्लस का साइन है, तो आंसर आएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड 1 इज इक्वल टू 5। आंसर आ गया y1 इक्वल टू 5। y1 की वैल्यू 5 आ गई। अब आप लोगों को क्या करना है, ऐसे सारे आउटपुट के जितने पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो कैलकुलेट करना है। y2 कैलकुलेट करना है, y3 कैलकुलेट करना है, y4 कैलकुलेट करना है, जब तक कि ज़ीरो आना शुरू ना हो जाए।
y-1 कैलकुलेट करना है, -2 कैलकुलेट करना है इफ़ पॉसिबल। आप देख सकते हैं कि जब आप एक सीक्वेंस को दूसरे के साथ कन्वॉल्व कराते हैं, तो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपको ऐसा एहसास होगा कि एज़ इफ़ आप कोई ट्रेन में जा रहे हैं और ट्रेन किसी ब्रिज पे से गुज़र रही है। वो ब्रिज अपने स्थान पर खड़ा है, ट्रेन के जो डिब्बे हैं या उसकी जो विंडोज़ हैं वो एक एक करके ब्रिज के एक एक खंबे को क्रॉस करती चली जा रही है। तो इसी प्रकार जब हम h(-k) लेते हैं तो वो हमारी ट्रेन है जो रिवर्स खड़ी है और हम उसको चलाते हुए लेके जा रहे हैं 1-k, 2-k, 3-k कराते हुए, और हर बार ब्रिज के साथ ओवरलैपिंग देख रहे हैं, मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आंसर्स प्राप्त कर रहे हैं। तो आप चाहें तो इसकी प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं और इसको एनालाइज करने के लिए C++ में 2 सीक्वेंस दे दीजिए, x के नाम के और h के नाम के, x के नाम के और h के नाम के, और उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप लोग वैल्यू बाय वैल्यू निकालिए। अब मैं आपको एक क्लास वर्क दे रहा हूँ, क्लास वर्क अर्थात जो आपको अभी अभी सॉल्व करना है और सबको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, जवाब देना है। यू हैव टू गिव योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सवाल बड़ा सिंपल है, बड़ा लॉजिकल है। अगर आपको कन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया प्रोसेस क्लियर हो गई है तो आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या पूछने चाह रहा हूँ आपसे। चलिए, हियर वी गो। क्लास वर्क ये है कि सपोज़ x(n) एक सीक्वेंस है और उसकी लंबाई, उसका जीवन काल कैपिटल L सैंपल्स जितना है, यानी वो L सैंपल्स पर पाया जाता है। और h(n) m सैंपल्स वाइड है, यानी उसकी लंबाई कैपिटल M सैंपल्स पे पाई जाती है। शुरुआत से अंत तक सारे सैंपल्स अगर हम गिने, हम उनके एम्पलीट्यूड की बात नहीं कर रहे, उनकी लेंथ की बात कर रहे हैं, तो m सैंपल्स तक वो लाया करते हैं। सवाल ये है कि अगर अभी रहने दीजिए, आपकी अटेंडेंस मत दीजिए आप, प्लीज़ ट्राई टू अटेंड द लेक्चर, डोंट अटेंड द अटेंडेंस, लास्ट में ले लेंगे, रहने दीजिए। देखिए, अगर x की लंबाई L सैंपल से, h की लंबाई m सैंपल से, और मैं इनका कन्वॉल्यूशन कराऊं तो जो आउटपुट होगा उसकी लंबाई कितनी होगी। डोंट अटेंड योर अटेंडेंस, छोड़ दीजिए अटेंडेंस। प्लीज़ फोकस ऑन द लेक्चर, प्लीज़ फोकस ऑन द लेक्चर, डोंट डिस्ट्रैक्ट। तो x और h के बीच में अगर मैं कन्वॉल्यूशन कराऊंगा तो y की लेंथ कितनी होगी ये मुझे पता लगाना है। तो चलिए बताइए, x की लंबाई L सैंपल से, h की लंबाई m सैंपल से, तो y की लंबाई कितने सैंपल्स होगी। ये मैंने पिछली क्लास वालों से भी पूछा है, आप भी बताइए। ओके, मयंक सेज L + m सैंपल्स, आदित्य L + m। ओके, और कोई बताए। L + m सैंपल्स का आंसर आया अभी तक, मयंक ने जवाब दिया है और आदित्य जोशी ने दिया है। एनीबडी एल्स। आस्था L + m, और कोई जवाब दीजिए, थोड़ा सोचिए भाई। आप जब MBA की एग्ज़ाम देंगे ना तो वहाँ पर ऐसे प्रॉब्लम्स पूछे जाएंगे आपसे लॉजिकल। इसमें मैथ्स से ज़्यादा लॉजिक काम कर रहा है, कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, ये एक सिंपल सा लॉजिक है। चलिए मैं बताता हूँ। द करेक्ट आंसर इज़ L + m - 1, क्योंकि एक में तो ओवरलैपिंग होगी ना, एक ओवरलैपिंग में ख़त्म हो जाएगा।
तो L प्लस M माइनस 1 इज द टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन व्हाट, इन आउटपुट। आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स जो होंगे वो L प्लस M माइनस 1 होंगे। अब आप एक काम कीजिए घर पे या जहाँ पर भी आप बैठकर क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप बॉक्सेस बना लीजिए। x के लिए बॉक्स बना लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पर बना के दिखाया है आपको। 0 से L माइनस 1 के बीच में मान लो मेरा x लाया करता है और h हमारा सपोज कीजिए यहीं पे बना देते हैं, h हमारा 0 से m माइनस 1 में लाया करता है। h हमारा h ऑफ k, तो h ऑफ माइनस k करेंगे तो बैक साइड पे उसको मोड़ देंगे जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया है। 0 0 टू माइनस m प्लस 1। पहली बार ओवरलैपिंग कब होगी? y0 पर, y0 पर शुरुआत होगी। y0 इज़ द फर्स्ट इनकाउंटर। लास्ट इनकाउंटर कहाँ होगा? लास्ट इनकाउंटर तब होगा जब हमारा h ऑफ माइनस के L प्लस M माइनस 2 पर शिफ्ट हो जाएगा। थोड़ा सा लॉजिक लगा के देखिए, तब आखिरी बार इन दोनों की ओवरलैपिंग होगी और इसके बाद ट्रेन ब्रिज पे से हमेशा के लिए गुजर जाएगी। तो पता ये चला कि y0 से शुरुआत होकर y L प्लस M माइनस 2 तक जाएंगे। सैंपल्स काउंट करेंगे तो आएंगे L प्लस M माइनस 1। ये अपने माइंड में रखिएगा आप। इसके लिए आपके गेट एग्जामिनेशन में या दूसरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे। अब एक काम और करते हैं। अब हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि सपोज़ x हमारा शुरू होता है, x ऑफ n हमारा शुरू होता है n इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है पॉजिटिव डायरेक्शन में, राइट। और h ऑफ n हमारा स्टार्ट करता है मान लीजिए n इक्वल टू, मत दीजिए अटेंडेंस यार, बोल तो दिया आप लोगों को। आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही है क्या? डोंट गिव द अटेंडेंस। h ऑफ n की स्टार्टिंग हो रही मान लीजिए -5 से, x ऑफ n की शुरुआत हो रही है n इक्वल टू 0 से और h ऑफ n की स्टार्ट हो रही है n इक्वल टू -5 से, राइट। अब मुझे कौन बताएगा कि अगर ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से कन्वॉल्यूशन करें तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? यानी ऐसा कौन सा आउटपुट का सैंपल होगा जहाँ से पहली बार हमको कोई फाइनाइट वैल्यू मिलेगी और उसके पहले सारी वैल्यू 0 होगी? बताइए। यू कैन गिव योर आंसर इन कमेंट्स। आई रिपीट माई क्वेश्चन। n इक्वल टू 0 पर x ऑफ n स्टार्ट हो रहा है, n इक्वल टू -5 पर हमारा h ऑफ n स्टार्ट हो रहा है। माई क्वेश्चन इज़ y ऑफ n का स्टार्टिंग बिंदु कौन सा होगा? कहाँ से शुरू होगा? मैं आपको 4 आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप बताइए। इनपुट 0 से शुरू हो रहा है लेकिन इम्पल्स रिस्पॉन्स पहले से ही शुरू हो गया, -5 से शुरू हो गया। आपको बताना है y ऑफ n कब शुरू करेगा? दीजिए जवाब। बताइए। आई गिव यू 10 सेकेंड्स एवरीवन। थोड़ा सा लॉजिक लगाइए भाई, डायग्राम बना के, बॉक्सेस बना के देखिए। 0 से ही करना चाहिए, प्रखर से कह रहे हैं। शैलेश बोल रहे हैं +4 से। अच्छा, और कोई जवाब? आदित्य जोशी से 0,
महक, डोंट गिव अटेंडेंस महक, अभी ज़रूरत नहीं है। जो लोग लेट आ रहे हैं वो अटेंडेंस दे रहे हैं। बताइए, ओनली हाउ मेनी पीपल आर अटेंडिंग द क्लास? ओनली 23। रेस्ट वाले कहाँ हैं, बाकी कहाँ हैं? दिस इज़ नॉट फेयर। चलिए, किसी ने 4 जवाब, अच्छा मनोज से 0। बेटा थोड़ा लॉजिक लगाओ ना। मयंक गुप्ता से 0। टाइम रिवर्सल करके देखो ना बेटा, वो -5 से शुरू हो रहा है एच ऑफ एन, तो अब मैं उसको पीछे कहाँ तक ले जा सकता हूँ? पहली बार ओवरलैपिंग कराने के लिए -5 तक ले जा सकता हूँ, पीछे खसकाते खसकाते खसकाते। देखो लॉजिक लगा के, तो -5 तक अगर मैं ले जाऊँगा एच ऑफ -5 -k करके, तो मुझे जो सबसे पहली बार आउटपुट मिलेगा, मज़ेदार बात ये है, वो y-5 मिलेगा। y-5 मिलेगा मुझे सबसे पहली बार, y-5 मिलेगा स्टार्टिंग में। क्या सीखा हमने? हमने ये सीखा कि जब हमारा इनपुट 0 से शुरू होता है तो आउटपुट कहाँ से शुरू होगा, ये डिसाइड होता है कि इम्पल्स रिस्पॉन्स कहाँ से स्टार्ट कर रहा है। एंड इट मेक्स अ लॉजिक, इसमें एक बहुत बड़ा लॉजिक भी छुपा हुआ है। आप देखिए, मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया है। एक्स ऑफ एन को एक बॉक्स में डाल दिया। एक्स ऑफ एन एनालॉग नहीं है, बस ये इसका इन्वेलोप है। इस बॉक्स के अंदर अंदर एक्स ऑफ एन है। 0 से शुरू हुआ, l-1 पे गया। एच ऑफ एन को भी एक बॉक्स में डाल दिया। -5 से शुरू हुआ, आगे जाके कहीं ख़त्म हो गया। अब इन दोनों को इसका टाइम रिवर्सल कराया, टाइम रिवर्सल करा के ओवरलैपिंग करी, तो सबसे पहली बार y-5 पे स्टार्ट करेगा। ठीक है। अगर सपोज कीजिए, आस्क योर सेल्फ ए क्वेश्चन, आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि इनपुट मेरा 0 से स्टार्ट करता है n = 0 पर, लेकिन आउटपुट मेरा -5 से स्टार्ट करता है, देन कैन यू से समथिंग अबाउट द कॉजैलिटी ऑफ सच ए सिस्टम? आपको क्या लगता है, ये सिस्टम कॉजल बिहेवियर दिखा रहा है कि नॉन कॉजल बिहेवियर दिखा रहा है? देखें कौन सबसे पहले जवाब देता है। फर्स्ट 3। अगर आप मेरी क्लास सुन रहे हैं और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो आप जवाब दीजिए, ये कॉजल है कि नॉन कॉजल बिहेवियर है मेरे सिस्टम का? बताइए। नॉन कॉजल। मयंक गॉट द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट प्राइज मयंक। ओके, और सेकंड कोई बता दे नॉन कॉजल है? अब तो सभी बोल देंगे यस इट इज़ नॉन कॉजल। द रीज़न इज़ कि हमने इनपुट तो 0 पे लगाया, लेकिन आउटपुट उससे पहले ही पूर्व निर्धारित है, यानी उसके अंदर एक तरह का पूर्वाभास है, पूर्वाग्रह है, जिसे आप लोग कई बार करते हैं ना, किसी इंसान से मिलने के पहले उसके बारे में पहले से प्रेजुडाइज हो जाते हैं, कह रहे ये तो इस कम्युनिटी का आदमी है, ये तो ऐसा व्यक्ति होगा, वो तो वैसा व्यक्ति होगा, बेस्ड ऑन योर प्रिजम्पशंस। तो इसी तरह से फिज़िकल सिस्टम में अगर प्रिजम्पशंस हैं, वो पहले से एज्यूम कर लेता है कुछ चीज़ों को, आउटपुट पहले से निर्धारित करके बैठ जाता है, इनपुट को एंटीसिपेट करके, तो नॉन कॉजल होता है। अब अगर थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। क्या स्पष्ट हो जाएगा? कि आज के बाद मैं एक कंडीशन बना के आपको दे रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम कॉजल हो, कौन सा सिस्टम? LTIV सिस्टम। अगर आप चाहते हैं कि आपका लीनियर टाइम इन्वेरिएंट सिस्टम कॉजल हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, स्थापित करना पड़ेगा कि आपका इम्पल्स रिस्पॉन्स h ऑफ n 0 है फॉर n < 0। मैं इसको रिपीट कर दूं, h ऑफ n मस्ट बी एब्सेंट ऑन नेगेटिव साइड ऑफ n एक्सिस। टाइम एक्सिस के
निगेटिव साइड पर इस तरफ h ऑफ n को उपस्थित होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इस तरफ वो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। कौन? h ऑफ n। अगर वो इस तरफ प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा, देन दिस इज सफिशिएंट एज एन इंफॉर्मेशन दैट द सिस्टम इज नॉन कॉजल। तो ये नॉन कॉजैलिटी की पहचान मिल गई हमें। तो एग्जामिनेशन में अगर आपसे कोई पूछे दैट प्रूव द कंडीशन ऑफ कॉजैलिटी फॉर एन LTIV सिस्टम, तो आप h ऑफ n को लेके प्रूव कर दीजिएगा। चलिए, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। देखिए इस नाम के अंदर कितने सारी चीज़ें हैं। जैसे हमारी हिंदी फिल्में होती ना, हम आपके हैं कौन। सर ये चीज़ ऐसे भी पॉसिबल होनी चाहिए ना, मतलब एक मिनट, सर प्रखर कह रहे हैं सर ये चीज़ ऐसे भी पॉसिबल होनी चाहिए ना, मतलब सिग्नल से पहले ही इम्पल्स देने का सेंस नहीं है। नहीं बेटा, इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर -5 से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने डेल्टा n n = 0 पे दिया, पर सिस्टम में एंटीसिपेशन होने की वजह से उसने 5 सैंपल पहले ही अंदाज़ा लगा के आउटपुट दे दिया। 5 सैंपल पहले ही उसने इम्पल्स का अंदाज़ा लगा लिया, ये मतलब हुआ उसका। क्योंकि किसी फिज़िकल सिस्टम में पॉसिबल नहीं है, लेकिन फैंटेसी में ये पॉसिबल है। जो फेरी टेल्स होती है उसमें ये संभव है, लेकिन जादुई कहानियों में तो पॉसिबल है, लेकिन वास्तविक जीवन में ये पॉसिबल नहीं होता है। राइट। तो अब अगली चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन है। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन। इससे मिलती जुलती चीज़ आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी है, जिसको आप लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन कहते थे। कैन यू रिमेंबर कि आपको मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशंस क्यों पढ़ाई जाती हैं एज एन इंजीनियर? सेकेंडली, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का ओरिजिन क्या है, इसका स्रोत क्या है? जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, नर्मदा अमरकंटक से निकलती है, तो हमसे कोई पूछे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का उद्गम कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है और क्यों बनती है, तो इसका जवाब ये देना चाहिए कि इस ब्रह्मांड में जितने भी फिज़िकल सिस्टम हैं उनमें जब एनर्जी का आदान प्रदान होता है, या यूँ कहें उनमें डायनेमिक्स होती है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है। जैसे मैकेनिक्स में मास, स्प्रिंग और डैम्पर होता है। इससे मिलाकर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाकर, फ्रिक्शन के लॉज लगाकर, विस्कोसिटी का सिद्धांत लगाकर इक्वेशंस बनाते हैं। तो आपको वहाँ पर mdv/dt, राइट, हाफ kx² या k-kx या d/dx/dt या d/v, इन पे आधारित इक्वेशंस की प्राप्ति होती है, जिसको हम अप्लाइड फोर्स से इक्वेट करते हैं और सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट वो एक तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। तो आप हाइड्रोडायनेमिक्स देखें, न्यूमेटिक्स देखें, थर्मोडायनेमिक्स देखें, हाँ, या सबसे बढ़कर आपकी मदर ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल साइंस देखें, तो जब आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाते हैं, किरचॉफ का करंट लॉ लगाते हैं, तो आपको V और I के बीच में एक डिफरेंशियल इक्वेशन की प्राप्ति होती है। तो एक स्टिमुलस होता है, एक रिस्पॉन्स होता है, और उसी के आधार पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है।
तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन एक रिलेशनशिप है बिटवीन आउटपुट वेरिएबल एंड इनपुट वेरिएबल बेस्ड ऑन पैरामीटर्स ऑफ द सिस्टम, कॉन्स्टेंट्स ऑफ द सिस्टम टाइम डोमेन के अंदर। इसी प्रकार डीएसपी में डिफरेंशियल इक्वेशन का स्थान डिफरेंस इक्वेशन ले लेती है। डिफरेंस इक्वेशन का एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। अगर मैं आपके सामने लिखूँ y ऑफ n या a0 y ऑफ n प्लस a1 y ऑफ n माइनस 1 इक्वल टू b0 x ऑफ n plus b1 x n minus 1, then this is a typical example of difference equation. इसमें y के डिलेड वर्जन है और x के डिलेड वर्जन है। मतलब ये कहने का है कि जो dy बाई dt का रोल होता था डिफरेंशियल इक्वेशन में वो y n माइनस 1 प्ले करेगा, और जो dx बाई dt का रोल होता था वो अब प्ले करेगा एक्स एन माइनस 1। सिमिलरली सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव। जितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा उतने ही ऑर्डर का डिले होगा। तो डिले इज नाउ प्लेइंग द रोल ऑफ डिफरेंशिएशन इन डीएसपी। ये बड़ी खूबसूरत बात है। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं यूजिंग सैम्पलिंग थ्योरम। सैम्पलिंग थ्योरम का इस्तेमाल कीजिए और आप इसको प्रूव करके देखिए। यू कैन डू इट। चलिए, अब अगर आपको ध्यान हो कि जब कभी भी हम किसी फिज़िकल सिस्टम में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं तो उसको सॉल्व करते हैं। उसके सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, क्लासिकल मेथड और एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। क्लासिकल मेथड में आप एक इक्वेशन बनाते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज्यूम करते हैं, उसके बाद इनपुट को देखकर पर्टिकुलर इंटीग्रल बनाते हैं, दोनों को एक साथ जमा कर देते हैं, जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। जनरल सॉल्यूशन में इनिशियल कंडीशन की वैल्यूज़ डालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है? आपको सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इनिशियल कंडीशन डालने के बाद आपको यूनिक सॉल्यूशन की प्राप्ति होती है। बेटा आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं अच्छे से? प्लीज़ राइट इन द कमेंट। एम आई ऑडिबल एंड विजिबल प्रॉपरली? जो कुछ भी मैं कॉपी में लिख रहा हूँ और जो कुछ आपको बता रहा हूँ आप सबको सुनाई दे रहा है? ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Very good. I think this YouTube experience is much better than earlier ones. What do you say? आप सब लोगों का क्या कहना है? Yes. अपन इस पे WhatsApp पे और डिस्कस कर लेंगे। How was your experience about YouTube? अब वो मेरा जो ओरिजिनल चैनल है जब उस पर भी 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे पास तो मुझे YouTube लाइव का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी नहीं मिला है तो अभी मैंने कहीं से बोरो किया है आपके लिए YouTube लाइव। मेरे एक फ्रेंड है उनसे बोरो किया है मैंने YouTube लाइव का। ये मेरी बेटी का चैनल है एक्चुअली। प्रोज एंड कॉन्स। अच्छा, कॉन्स क्या है मयंक? क्या कॉन्स है इसके मयंक? व्हाट आर द कॉन्स? मयंक से कॉन्स भी हैं। तो आप बोल के बात नहीं कर सकते, लिख के तो कर सकते हैं ना मुझसे। ठीक है, वीडियो क्वालिटी तो अच्छी आ रही है मेरे ख्याल से, क्योंकि मैं भी देख पा रहा हूँ, मेरे पास हाई क्वालिटी में देख सकते हैं। हाँ तो ठीक है ना, चलेगा, थोड़ा बहुत चलेगा। उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे, उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे। ओके, चलिए। यस, इट विल बी अपलोडेड हियर। अपलोड करूँगा मैं इसको, इसीलिए तो यहाँ पे डायरेक्ट लिया है मैंने। यहाँ पे अपलोड कर दूँगा या फिर मेरे चैनल पे अपलोड कर दूँगा, दोनों में से एक जगह।
मेरे चैनल पे तो करना ही है क्योंकि इट विल बी फॉर एवर, ये तो बोरोड स्पेस है हमारे लिए। देखो क्लास सिर्फ 26 लोग अटेंड कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ गायब हैं। चलिए देखते हैं। चलो, तो मैं आपको ये बता रहा था, आपको थोड़ा याद दिला रहा था, सर्किट एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्लासिकल मेथड होती है और दूसरी मेथड लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन वाली होती है। उस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में आप फॉर्मूला लगा लगा के आप सॉल्व कर लेते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को। तो डीएसपी में जो डिफरेंस इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के भी 3 तरीके होते हैं, एक क्लासिकल मेथड, एक जेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड और तीसरी रिकर्सिव मेथड। एंड वी आर मोर एक्साइटेड अबाउट द रिकर्सिव मेथड बिकॉज इट हैज़ गॉट ए यूनिक पोजिशन इन सिस्टम थ्योरी। रिकर्सिव मेथड आप देखेंगे, इट्स हाईली सुटेबल फॉर योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, दैट इज़ योर कंप्यूटर। आपके कंप्यूटर के लिए बहुत बहुत एप्रोप्रिएट है थर्ड मेथड, जिसको हम रिकर्सिव कहते हैं। याद करो, जब आप लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, C++ वगैरह पढ़ रहे होते हैं, तो आपको फंक्शंस एंड सब रूटीन्स पढ़ाए जाते हैं। उसमें आप जब फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसको रिकर्सिवली सॉल्व करते हैं, यानी एक ही प्रोग्राम अपने आप को बार बार कॉल करके नई वैल्यूज़ डाल के पुरानी वैल्यूज़ के ज़रिए नई वैल्यूज़ निकालता जाता है। तो सेम विल बी डन हियर। तो मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूँ और मैं आपके सामने उसको सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं उसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। क्वेश्चन ये है, आपकी स्क्रीन पे देखिए, लेट अ सिस्टम इज डिफाइंड एज y of n इक्वल टू ay of n माइनस 1 प्लस x of n। अभी हमने कुछ नहीं बताया आपको इसके बारे में कि LTIV है या नहीं है। तो y of n इक्वल टू ay n माइनस 1 प्लस x of n, ये मेरी एक डिफरेंस इक्वेशन है एंड इट डिफाइंस सर्टेन डिस्क्रीट टाइम सिस्टम। ये डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को डिफाइन करती है। क्या गिवन है? गिवन है इनपुट। इनपुट इज x of n इक्वल टू अल्फ़ा डेल्टा n। अल्फ़ा डेल्टा n उसकी इनपुट वैल्यू है और इनिशियल कंडीशन दी है y of माइनस n इक्वल टू बीटा। y of माइनस 1 इक्वल टू बीटा इसकी इनपुट वैल्यू है, इनिशियल कंडीशन है, प्रारंभिक दशा है, राइट। करना क्या है, हमको आउटपुट की सारी वैल्यूज़ निकालना है। तो मैंने क्या किया, इसमें सबसे पहले y के लिए n इक्वल टू 0 रख दिया। जैसे n इक्वल टू 0 रखा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, a y n माइनस 1 प्लस x ऑफ 0 n के स्थान पर। y माइनस 1 की वैल्यू बीटा गिवन है। अल्फ़ा डेल्टा 0, डेल्टा 0 सारी दुनिया जानती 1 होगा, तो y 0 की वैल्यू प्राप्त हो गई। y 0 प्राप्त हो गया a बीटा प्लस अल्फ़ा, इसको 1 कॉल कर दिया तो y माइनस 1 से y 0 मिल गया। अब देखते हैं y 1 कैसे मिलेगा। तो y1 निकालने के लिए y 0 की वैल्यू धर दी, a y 0 प्लस x1। y 0 हमने पिछले इटरेशन में पता लगा लिया था, a बीटा प्लस अल्फ़ा रख दिया यहाँ पे, a कॉमन, अल्फ़ा डेल्टा 1 की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये डेल्टा की विशेषता है। सॉल्व करा, y1 की वैल्यू आई a स्क्वायर बीटा प्लस a अल्फ़ा। अब आप समझ गए होंगे अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो, कि हम हर पिछली वैल्यू से अगली वैल्यू प्राप्त करेंगे। पिछली जनरेशन अगली जनरेशन को जनरेट करेगी। तो y2 की वैल्यू हो जाएगी a y1 प्लस x2, आंसर आ जाएगा y2
ए क्यूब बीटा ए स्क्वायर अल्फ़ा। आप करिए, आप खुद करके देखिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इट्स नॉट ए बिग थिंग। इसको जनरलाइज कर दूं अगर मैं, फॉर एनी डैम वैल्यू ऑफ n ग्रेटर देन 0, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n, फॉर पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ n की धनात्मक वैल्यूज के लिए y ऑफ n बन जाएगा a टू द पावर n प्लस 1 बीटा a टू द पावर n अल्फा। गौर से देखो, दिस इज बिकॉज ऑफ इनपुट, ये इनपुट के कारण है, एम आई राइट और नॉट? एंड दिस इज बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशंस। यानी हमारे आउटपुट के अंदर दो कंपोनेंट से, एक का निर्धारण, एक को डिटरमिन इनपुट ने किया, दूसरे को इनिशियल कंडीशन ने, आप देख सकते हैं। लेकिन किसी ने कहा सर ये तो n की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए आपने कैलकुलेट कर दिया, निगेटिव के लिए भी करके बताइए। तो कुछ नहीं करना है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन कौन सी थी भाई हमारी, y ऑफ n इक्वल टू ए वाई ऑफ n माइनस 1 प्लस एक्स ऑफ n। इसको रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे? डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a, स्मॉल a विच इज़ ए कांस्टेंट, मे बी कॉम्प्लेक्स नंबर, और y ऑफ n माइनस 1 को अकेला छोड़ देंगे, तो मिल जाएगा y ऑफ n माइनस 1 एक साइड पे, a इनवर्स माइनस a इनवर्स x ऑफ n की प्राप्ति हो जाएगी। फिर मैंने क्या करा अगली स्टेप में, n माइनस 1 जहाँ था उसको n से रिप्लेस कर दिया, तो ऑब्वियसली n की जगह n प्लस 1 आ जाएगा, ये एक से आगे बढ़ जाएगा। तो इक्वेशन का एक नया स्वरूप मुझे मिल गया, नया फॉर्मेट मिल गया, नया रूप मिल गया। क्या मिल गया? उसी इक्वेशन को लिख दिया मैंने, y ऑफ n इक्वल टू a इनवर्स y n प्लस 1 माइनस a इनवर्स x n प्लस 1। अब मेरे पास माइनस 1 पे भी y की वैल्यू है, 0 पर भी है, 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पर भी है, सब पर है, निगेटिव पर नहीं है। तो मैंने y माइनस 2 निकाला, यानी n की जगह क्या सब्सटीट्यूट करा, माइनस 2 सब्सटीट्यूट करा। जैसे ही माइनस 2 सब्सटीट्यूट करूँगा मैं इस इक्वेशन में, यहाँ मिलेगा a इनवर्स y माइनस 1, a इनवर्स x माइनस 1। वैल्यू रख दीजिए, y माइनस 1 की वैल्यू बीटा है, फिर a इनवर्स अल्फ़ा डेल्टा माइनस 1, बोलने की ज़रूरत नहीं, डेल्टा माइनस 1 ज़ीरो होता है, बोलने की ज़रूरत नहीं। सॉल्व करा, y माइनस 2 की वैल्यू आई a इनवर्स बीटा। अब मैं आपसे पूछूं y माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, तो आपको फ़ौरन जवाब देना चाहिए, हाँ, जैसे पिछली क्लास वालों ने दिया था, बोले सर a टू दी पावर माइनस 2 बीटा प्लस 0 होगी। तो इसी तरह चलते 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 n अगर निगेटिव साइड पर कोई भी वैल्यू एक्वायर करे तो y ऑफ n फॉर निगेटिव साइड होगा a टू दी पावर n प्लस 1 प्लस बीटा इंटू बीटा। तो मुझे आंसर मिल गया। फॉर पॉजिटिव साइड दिस इज़ गुड, फॉर नेगेटिव साइड दिस इज़ गुड, ये सही है। किसी ने बोला सर इनको कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ, यानी दोनों को मिला जुला के जवाब दो। तो मैं देख सकता हूँ कि इन दोनों टर्म्स में एक टर्म तो कॉमन है और एक टर्म पॉजिटिव साइड के लिए है। तो मैंने एक स्मार्टली सॉल्यूशन निकाला, मैंने लिखा कि इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 इंटू बीटा और a टू द पावर n अल्फ़ा u ऑफ n। u ऑफ n विल टेक केयर ऑफ पॉजिटिव साइड और a टू द पावर n प्लस 1 बीटा में कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। अब सवाल ये बना है, जो मैंने पिछली क्लास वालों से भी पूछा था, आपसे भी पूछ रहा हूँ कि ये पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया, आपको डिफरेंस इक्वेशन दे दी, आपको बता दिया कि इनिशियल कंडीशन क्या है, आपको बता दिया कि इनपुट क्या है। आपने रिकर्सिवली एक एक करके, जैसे प्याज के छिलके निकलते चले जाते हैं, आपने एक एक करके वैल्यू को सॉल्व कर लिया। आपके कंप्यूटर ने आपके लिए काम करके दे दिया, आपको रियल टाइम में भी करके दे देगा और वर्चुअल टाइम में भी करके दे देगा। बट द क्वेश्चन कम्स नाउ कि ये पूरी प्रक्रिया देखने के बाद मैं आपसे ये सवाल करूं कि ये सिस्टम लीनियर है या नहीं है, टाइम इनवेरिएंट है
या नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। और कॉजल है या नहीं है, स्टेबल है या नहीं है। और जो भी आपका आंसर होगा वो विथ लॉजिक या विथ रीज़न होना चाहिए। आई गिव यू 20 सेकंड्स फॉर लीनियरिटी। बताइए। बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। लीनियरिटी बताइए, ये लीनियर है या नहीं है, आपको क्या दिखता है? अगर आप गौर से देखेंगे ना तो आपको ये पता चलेगा ये नॉन लीनियर है। क्यों? बिकॉज ऑफ ऑफसेट, बिकॉज ऑफ इनिशियल कंडीशंस। क्योंकि अगर आप इनपुट x1 ऑफ n देते तो ये वाली टर्म अफेक्ट होती, x2 ऑफ n देते तो ये वाली टर्म अफेक्ट होती, राइट? लेकिन ये टर्म अनअफेक्टेड होती। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? इसलिए अगर हम आपसे एक सवाल पूछें कि y ऑफ n इक्वल टू x ऑफ n माइनस एन डी प्लस सपोज कैपिटल A, वेयर कैपिटल A इज़ ए कांस्टेंट, इसकी लीनियरिटी चेक करो, तो आपका आंसर क्या आता? व्हाट वुड हैव बीन योर आंसर? दिस इज़ अ कांस्टेंट या ऑफसेट। आपका जवाब क्या होता? ऑफ कोर्स इट्स अ नॉन लीनियर, बिकॉज आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के देखिए, कांस्टेंट विल क्रिएट द प्रॉब्लम। कांस्टेंट आपके लिए तकलीफ़ का विषय बनेगा। तो अगर आप चाहते हो कि ये जो आइडियल डिले सिस्टम है ये लीनियर हो तो आपको a को 0 लेना पड़ेगा। ये तो बड़ी मशहूर बात है। इनिशियल कंडीशन की वजह से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक कांस्टेंट जैसी टर्म आ रही है या ऑफसेट वाली टर्म आ रही है जो कि इनपुट पे डिपेंड नहीं करती है। तो अगर आप इसकी लीनियरिटी चेक करने जाएंगे तो इस टर्म की वजह से ये नॉन लीनियर हो जाएगा। अगर ये टर्म नहीं होती, यानी अगर बीटा की वैल्यू 0 होती, यानी y माइनस 1 यदि 0 होता, यदि y माइनस 1 0 होता तो हमारा सिस्टम लीनियर बन जाता। आप इसको एनालाइज कीजिएगा अपने एंड पर, लीनियर हो जाता अगर होता तो इनिशियल कंडीशन के 0 ना होने के कारण लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन वाला सिस्टम भी नॉन लीनियर बन जाता है। अब चलिए, अब इसका टाइम इनवेरिएंस चेक कीजिए सब लोग। चेक द टाइम इनवेरिएंस। टाइम इनवेरिएंस चेक करेंगे। देखिए, जब इनपुट मैंने अल्फ़ा डेल्टा n दिया तो आउटपुट मुझे मिला y ऑफ n इक्वल टू a टू द पावर n प्लस 1 बीटा प्लस अल्फ़ा, क्या मिला था? a टू द पावर n u ऑफ n, ये मिला था मुझे। तो अगर मैं x ऑफ n माइनस एन डी कर देता तो मुझे अल्फ़ा डेल्टा n माइनस एन डी मिलता। एग्रीड? ओके। और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ दे के पूरे जैसे अभी सॉल्व करते हुए आया हूँ वैसे सॉल्व करते हुए आता तो मुझे y की वैल्यू मिलती n माइनस एन डी के साथ a टू द पावर, डायरेक्ट सब्सटीट्यूशन से n माइनस एन डी प्लस 1 बीटा प्लस अल्फ़ा
ए टू द पावर n माइनस एन डी यू ऑफ n माइनस एन डी। अगर मैं डायरेक्टली करूं तो मुझे ये मिलेगा, और मैं अगर रिकर्सिवली सॉल्व करते हुए आता तो y डैश ऑफ n मुझे मिलता ए टू द पावर n प्लस वन बीटा, तो अभी भी मिलता क्योंकि वो तो इनिशियल कंडीशन पे आधारित है, उसका इनपुट से क्या लेना देना। हाँ, इनपुट ज़रूर मेरा ए टू द पावर n माइनस एन डी u ऑफ n माइनस एन डी हो जाता। नाउ यू कैन क्लियरली सी दैट, थोड़ी सी इफर्ट कीजिएगा अपनी तरफ से, y डैश ऑफ n is not same as y of n minus nd, therefore such a system has to be time variant होना चाहिए। पर मैं आपसे पूछूं who is the culprit, मुजरिम कौन है, इसको टाइम वेरिएंट बनाने के पीछे किसकी साजिश है, तो आप कहेंगे सर इनिशियल कंडीशन की। अगर बीटा की वैल्यू शून्य होती यानी y ऑफ माइनस वन ज़ीरो होता तो हम जीत जाते इस मैच को, यानी हमारा सिस्टम टाइम इनवेरिएंट बन जाता। यानी इनिशियल कंडीशन इज़ द प्रॉब्लम क्रिएटर। नॉन लीनियरिटी में भी जो मेन विलेन का रोल प्ले करा इनिशियल कंडीशन ने करा, टाइम इनवेरिएंस में भी विलेन का रोल जो प्ले कर रहा है वो इनिशियल कंडीशन प्ले कर रही है। अब कॉजेलिटी की बात कर लेते हैं। वो तो स्पष्ट है कि अगर मैं इनपुट को ज़ीरो कर दूं तो भी मेरा आउटपुट पहले से मौजूद है, या इनपुट अगर n इक्वल टू ज़ीरो पर आ रहा है तो उसके पहले से आउटपुट आ रहा है, भले ही वो इनिशियल कंडीशन के कारण आ रहा है, देन बाय द लॉ इट इज़ नॉन कॉजल है। तो हमारी एक ही शर्त है, हमारी एक ज़िद है। ज़िद ये है कि हमारे इनपुट के पहले आउटपुट नहीं आना चाहिए, चाहे किसी भी कारण से आए। अगर किसी भी कारण से इनपुट से पहले आउटपुट उपस्थित हो जाएगा तो हम उसको नॉन कॉजल का टैग लगा देंगे। ये हमारी ज़िद है। दिस इज़ आवर वी आर बेंट अपॉन कॉलिंग इट नॉन कॉजल इफ़ दिस हैपन्स। अब लास्ट में स्टेबिलिटी आप चेक कर लीजिए कि ये स्टेबल है या नहीं है। आप यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स से नहीं चेक कर पाएंगे क्योंकि ये LTIV सिस्टम नहीं है। इन द एंड आई मस्ट टेल यू दैट इफ़ यू वांट, अब गौर से सुनिएगा, $1 मिलियन एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अंत में जो बोलने जा रहा हूँ वो आज के पूरे लेक्चर का कंक्लूजन है, निचोड़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई भी लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन LTIV सिस्टम को रिप्रेजेंट करे तो आपको एक वादा करना पड़ेगा कि इनिशियल कंडीशंस आर ज़ीरो, यानी सिस्टम इज़ इनिशियली एट रेस्ट, यानी द सिस्टम इज़ अनएनर्जाइज्ड बिफोर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट। इनपुट को लगाने से पहले सिस्टम अनएनर्जाइज्ड होना चाहिए, उसमें पहले से ऊर्जा नहीं होना चाहिए। जैसे कैपेसिटर है तो उसमें पहले से चार्ज नहीं होना चाहिए, इंडक्टर है तो उसमें पहले से करंट नहीं होना चाहिए। चलिए आज के लिए काफ़ी हो गया है। अब इस चीज़ को आप पढ़िए, मैं इसको लेक्चर को अपलोड कर दूंगा, हो सकेगा तो यहाँ पर, और यहाँ नहीं तो मेरे अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा मैं इसको। और आप कुछ कमेंट्स में कुछ बोलना चाहते हैं लास्ट में तो फटाफट बोल दीजिए। आज के लेक्चर में कुछ समझ में नहीं आया तो बता दीजिए, लास्ट में कुछ समझ में नहीं आया तो। हाउ वाज द लेक्चर? थैंक यू मयंक। इट वॉज ग्रेट आयुष, थैंक यू आयुष। इवन मुझे भी बहुत मज़ा आया आज के लेक्चर में। आई वॉज हाईली कंफर्टेबल क्योंकि मेरा ध्यान पहले उसमें रहता है। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर अप्रिसिएशन, थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर मुझे अपलोड करने में भी आसानी होगी। थैंक यू मयंक, थैंक यू आस्था, सौम्या थैंक यू वेरी मच, पुनीत थैंक यू वेरी मच, राज थैंक यू,
समीर थैंक यू, थैंक यू, नमन थैंक यू, गॉड ब्लेस एवरीवन। प्रखर, किसी का नाम लेने से ले जाए तो माइंड मत करना। अक्षय थैंक यू, सोनल थैंक यू, शैलेश थैंक यू। चलिए नाउ लेट अस, अब इसको सेशन को एंड कर रहे हैं, और जो भी बात करना है आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कर लीजिएगा। गुफरान थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। स्टॉप।